हेलो 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 प्यारे बच्चों, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? चलो फटाक से जल्दी से वीडियो को तो पहले शेयर कर दो और लाइक कर दो, और अपने जो भी बच्चे नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यारे बच्चों, यह आपका झारखंड का मॉडल पेपर है और इसका मैंने कल के वीडियो में ऑब्जेक्टिव करा दिया था। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे बाबू? सब्जेक्टिव करेंगे, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे ये सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने कल के वीडियो में करा दिया था। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं जाके जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये देखो सेक्शन बी, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कितने नंबर का प्रश्न है बेटा? 2 नंबर का प्रश्न है ना। और कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन, यानी कि कुल 12 नंबर आपको मिलेंगे अगर सारे प्रश्न करोगे तो। प्रश्न देखते हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट्स गॉड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गॉड्स? चलो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि स्थापन वस्तु और पूरक के बीच क्या अंतर है। 2 नंबर का प्रश्न है। कितना नंबर का? 2 नंबर का है। तो थोड़ा सा हमें लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। स्थापन वस्तु क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे स्थापन वस्तु ऐसी वस्तु है जिसको हम एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करते हैं, जिसे हम एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करते हैं। पूरक वस्तु का क्या लिखेंगे? पूरक वस्तु ऐसी वस्तु है जिसे हम एक साथ प्रयोग करते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं। और बेटा इसके साथ साथ अगर आप इसका एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। जैसे स्थापन वस्तु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? चाय और कॉफ़ी हो जाएंगे, है ना। कलम और पेंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के स्थान पे। पूरक वस्तु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पूरक वस्तु का एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा कार और पेट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। कॉपी कलम हो जाएंगे एक साथ प्रयोग करने वाले। तो ये हो गए, बस आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो, मांग के नियम के क्या अपवाद है? बहुत इजी प्रश्न है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि मांग के नियम का क्या अपवाद है। बेटा मांग का नियम का अपवाद तो ये होता है ना कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। ये तो अपवाद है। क्यों? क्योंकि मांग का नियम हमेशा कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो भैया डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो यही तो अपवाद है। और इसका अपवाद में आता है गिफेन वस्तु। पता है ना आप लोगों को? गिफेन वस्तु एक ऐसा वस्तु है जिसके प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ता है। बस। अगला प्रश्न देखो, पूर्ति की लोच से आपका क्या मतलब है भैया? पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति की लोच से मतलब भैया किसी वस्तु के प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो उस वस्तु के पूर्ति में भी, उस वस्तु के सप्लाई में भी प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अनुपात को पूर्ति की लोच कहते हैं। यदि किसी वस्तु के पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसके पश्चात उसके सप्लाई यानी कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो इसके अनुपात को क्या कहेंगे? पूर्ति की लोच कहेंगे। कीमत, प्राइस यानी कि कीमत और सप्लाई के बीच, ठीक है। चलिए इतना ही लिखना है। मुद्रा का कार्य क्या है भैया? मुद्रा का लिखेंगे कि मुद्रा का कार्य निम्न है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है बेटा? मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा आपका मूल्य का मापक है। मुद्रा आपका मूल्य का मापक है। मुद्रा आपका मूल्य का संचय है। ये सारे हो जाएंगे। आगे देखो, अगला प्रश्न है, समस्त मांग और इनके घटक को परिभाषित करें। समस्त मांग का मतलब क्या हुआ बेटा? समस्त मांग का मतलब ये हुआ आपका, ध्यान से देखना एक मिनट। चलिए, समस्त मांग का मतलब ये हुआ कि सभी उपभोक्ता की मांग को, बाजार में सभी उपभोक्ता के द्वारा किए गए मांग को समस्त मांग कहते हैं, ठीक है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में होता है। और इसके घटक क्या है? तो भैया मांग के घटक होती हैं कि उपभोक्ता की आय, ठीक है, उपभोक्ता की इच्छा भी होनी चाहिए, है ना, व्यय करने की क्षमता भी होनी चाहिए, वस्तु की कीमत भी पता होनी चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत भी पता होनी चाहिए। ये सब इसके घटक हो गए। इसके घटक को परिभाषित भी करना है, उसके घटक के बारे में भी लिखना है, ठीक है। प्रगतिशील कर के गुण क्या है भैया? प्रगतिशील कर के गुण क्या है? तो प्रगतिशील पहले लिखेंगे कि प्रगतिशील कर एक कर का प्रकार है। यह एक ऐसा कर है, और इसके गुण क्या है कि भैया जैसे जैसे आय बढ़ेगा, उपभोक्ता का जैसे जैसे आय बढ़ेगा, ये कर भी बढ़ता जाता है। इसी को कहते हैं प्रगतिशील कर। आय बढ़ने के साथ कर भी बढ़ता है, ये प्रगतिशील कर का यही गुण है, ठीक है। चलो, विदेशी विनिमय दर से आपका क्या मतलब है भैया? विदेशी विनिमय दर से आपका क्या मतलब है? देखो ये बहुत इजी प्रश्न है। यह एक ऐसा विनिमय दर, बेटा देखो ऐसा विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर पूछ रहा है, तो विदेशी जहाँ पे आ गया बेटा समझ लेना कि एक देश दूसरे देश से मिलेगा। तो विदेशी विनिमय दर एक ऐसा विनिमय दर जहाँ पे एक देश, है ना, जहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ
एक देश दूसरे देश के साथ पैसे का आदान प्रदान करते हैं, है ना, कीमत का उधार का लेन देन करते हैं, तो इस दर को क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय दर। यानी कि प्यारे बच्चों एक ऐसा दर जहाँ पे एक देश दूसरे देश से आर्थिक लेन देन करते हैं। क्या करते हैं? आर्थिक लेन देन। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन अगर आप ऐसे लिखोगे तो 2 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 3 नंबर के प्रश्न है, 6 क्वेश्चन इसमें भी है। अब 3 नंबर में देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत 8 रुपये प्रति इकाई है, ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ? 8, ठीक है, तब उसकी मांग की मात्रा 500 इकाई है, तब उसकी क्वांटिटी कितना है? 500 है, ठीक है भाई। इसके मूल्य में 6 तक कमी आती है, फिर इसके प्राइस में परिवर्तन हो गया 6, तब इसकी मांग में भी परिवर्तन हो गया 600। मांग की लोच गणना करें। अब बेटा कैसे बनेगा पता है? बहुत ईजी है, देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर, तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कि डेल क्वांटिटी बाई पी अब मल्टीप्लाई डेल पी बाई और डेल पी बाई क्यू, आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला लगाना और इस फॉर्मूला पे बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला पे बन जाएगा। अब देखो एक अधिकार, यहाँ पे प्रश्न है एक अधिकार को परिभाषित करें। भैया एक अधिकार को परिभाषित करें, एक अधिकार की कितनी? 3 शर्त लिखे। तो एक अधिकार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें केवल एक कंपनी होती है, जिसमें केवल एक विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं, यानी कि बेचने वाला एक और खरीदने वाले बहुत सारे। इसकी 3 शर्त ये है कि पहला शर्त ये है कि एक विक्रेता होना चाहिए, यानी कि कंपनी एक होनी चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि इसमें कोई भी कंपनी आ नहीं सकती है। और तीसरी शर्त यह है कि इसमें कीमत निर्धारित कौन करेगा? विक्रेता करेगा। कौन करेगा? विक्रेता, ठीक है। मांग वक्र की सहायता, देखो मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। भैया मांग वक्र की सहायता से, तो ये पहले मांग वक्र ये हो गया हमारा, और इसकी सहायता से मांग के नियम की व्याख्या कर दो। मांग का नियम क्या कहता है उसके बारे में लिख देना कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। इसको पूरा अच्छे से लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। व्यापारिक बैंक के 2 कार्य का वर्णन करें। भैया व्यापारिक बैंक के 2 कार्यों की व्याख्या करें, और थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा तब आपको 3 नंबर मिलेंगे बेटा, 3 नंबर का सवाल है। तो व्यापारिक बैंक क्या है? भैया ये जनता का बैंक है। थोड़ा सा बैंक के बारे में पहले लिख देना, फिर लिखेंगे इसके 2 कार्य निम्न है। पहला कार्य ये है कि ये जमा स्वीकारक होती है। क्या होती है? जमा स्वीकारक होती है, यानी कि जनता की जमा जो होती है व्यापारिक बैंक अपने पास रखती है, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका? तो व्यापारिक बैंक का दूसरा काम है ऋण देना। क्या देना? ऋण देना, उधार देना, समझ गए। तो ये इसके 2 कार्य हो गए। आगे देखो, मुद्रा के कार्य को बताए। अब ये बहुत इजी प्रश्न है भाई, मुद्रा के कार्य अभी मैंने ऊपर भी बताया था, उसी को बहुत अच्छे तरीके से लिख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। भुगतान शेष तथा व्यापार संतुलन में अंतर करें। भैया भुगतान शेष क्या है? तो जब कोई एक देश, देखो ध्यान से, जब कोई एक देश दूसरे देश से जो लेन देन करता है तो उसका जो खाता होता है ना, जहाँ पे लिखा जाता है भाई कि कितना पैसा लिया, कितना दिया, वो सब जो खाता होता है वही होता है भुगतान शेष, ठीक है। उन सब का सूची होता है। और व्यापार संतुलन, कहाँ पे कितना व्यापार हो रहा है, इसके बीच अंतर, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है कि टीएफसी और टीबीसी की गणना करें। ओ भैया टीएफसी और टीबीसी की गणना करें, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे एक फार्मूला पहले समझ लेना। यहाँ पे आपका आउटपुट दिया है, यानी कि ये आउटपुट हो गया, और ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है आपका, ओके। यानी कि टोटल कॉस्ट का एक फार्मूला होता है बेटा, टोटल कॉस्ट इजकल टू टीएफसी प्लस टीबीसी, ठीक है, ये होता है। तो ये बोल रहा है कि आपको ये निकालना है, टीएफसी और टीबीसी निकालना है। तो चलो टीएफसी देखते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया? 0/50 है ना, 0/50, यानी कि कितना परिवर्तन हो रहा है वैसे करके हम इसमें देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स है, इसको मैं अलग समझा दूंगा क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा, इसको मैं अलग तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताए। भैया इसका अंतर देखो सिंपल सा ये है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है बेटा? प्रत्यक्ष कर उपभोक्ता पर लगते हैं। किस पे? प्रत्यक्ष कर लगते हैं उत्पादक पर, प्रत्यक्ष कर उत्पादक पर, और अप्रत्यक्ष कर उपभोक्ता पर लगते हैं। ये लाइन अच्छे से याद कर लो, ठीक है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो उत्पादक पर लगते हैं, और जो अप्रत्यक्ष होते हैं उपभोक्ता पर लगते हैं। यानी कि प्रत्यक्ष कर जिस पर लगते हैं वही भरेगा। अप्रत्यक्ष कर भैया अगर जिस वस्तु पे लगा है अगर उसको खरीदते हो तो तुम पे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ऐसा होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर में आयकर आता है, संपत्ति कर आते हैं। अप्रत्यक्ष कर में बेटा सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, जीएसटी, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। ऐसे अंतर आप लिख दोगे 2-3 अंतर, तो आपको नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। कितने? 4 क्वेश्चन है और 5-5 नंबर के। तो भैया सबसे पहले इसमें सीमांत उपयोगिता हास नियम की व्याख्या करें, इस नियम को लागू होने की आवश्यक शर्तों को बताएं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना कम से कम 5 नंबर का है, तो भैया आपको कम से कम 2 पेज आपको आराम से लिखना पड़ेगा, 2-2.5 पेज,
ठीक है। और बहुत ईजी प्रश्न भी देखो, मांग के नियम की क्या मान्यता है, मांग का नियम क्या कहता है। तो मांग का नियम जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो तो लिख देगा बनाकर। पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता लिखना है, यानी कि प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है उसके बारे में पूरा आपको अच्छे से लिखना है। और केंद्रीय बैंक को परिभाषित करें, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन तो बहुत इजी है ये वाला, क्योंकि आरबीआई के बारे में आपको बताना है। किसके बारे में? आरबीआई के बारे में कि आरबीआई क्या है, आरबीआई करता क्या है, उसका काम क्या है, यह सरकार का बैंकर है, बैंकों का बैंक है, अंतिम ऋणदाता है, ये सारे हो जाएंगे, है ना। जीडीपी से भी पूछ दिया, देखो राष्ट्रीय आय। तो ये सारे बहुत ईजी प्रश्न थे। तो यहाँ तक आपके जितने प्रश्न बने मैंने आपके करा दिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने क्वेश्चन हुए होंगे बहुत अच्छे से आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो अब आप सीख गए होंगे कि कैसे बनाना है। तो जाके अच्छे से इन सारे क्वेश्चन का आप एक बार बेटा रिवीजन कर लो। क्या कर लो? आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देना बेटा, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। और लाइक करना और कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कॉमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट कर सकते हो। और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। लव यू टू ऑल।